आज हम शुरू करेंगे क्लास 11th मैथ में अध्याय 10 जिसका नाम है सरल रेखाएं। सरल रेखाएं जो है हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो कि हम लोग प्रश्नावली 10.1 को देखेंगे। तो सरल रेखाओं को शुरू करने से पहले इसका जो सबसे मेन चीज़ है उसको समझ लेते हैं। सरल रेखाएं, सीधी रेखा, सरल मतलब क्या होता है? सीधा रेखा। तो आप लोग जानते हैं कि जब हम एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचते हैं, एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचते हैं तो ये बनता है कार्तीय तल। क्लास 9 में पढ़े होंगे, ये कार्तीय तल है। इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा, इसको हम बोलते हैं एक्स डैश, माने इसको कहते हैं एक्स अक्ष। ये कौन सा अक्ष है? एक्स अक्ष। और इसको बोलते हैं वाई डैश, इसको बोलते हैं वाई अक्ष। कोई दिक्कत इसमें? तो एक एक्स अक्ष हो गया, क्या हो गया? वाई अक्ष हो गया। इसमें जो एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है, ये दोनों एक दूसरे के कैसे हैं? लंबवत हैं। तो ये पूरे बोर्ड को कितने भाग में डिवाइड कर दिए? 4 भाग में। आप देख सकते हैं यहाँ से पूरा आधा, अब फिर ये पूरा, तो 1 2 3 और 4 भाग में डिवाइड किया। चूंकि इस कॉन्सेप्ट को रेने देकार्ते ने दिया था, वो गणितज्ञ कौन थे? रेने देकार्ते। इसीलिए उनके नाम पर ही कार्तीय तल इसका नाम रखा गया। कार्ते थे लास्ट, देकार्ते, तो देकार्ते से लास्ट वाला कार्ते से कार्तीय बना दिया गया। तो ये जो आपका 4 भाग हुआ, ये आपका कार्तीय तल है। और इस कार्तीय तल का ये पहला हिस्सा, अच्छा 4 हिस्सा है, चतुर्थ। 4 को संस्कृत में क्या बोलते हैं? चतुर्थ बोलते हैं। तो और हिस्सा को अंश बोलते हैं। हिस्सा क्या बोलेंगे? अंश। तो ये चतुर्थ अंश है, माने चौथा अंश है। तो चौथा में ये पहला अंश है, तो इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। क्या बोलेंगे? प्रथम चतुर्थांश। इसको बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश, इसको बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश, इसको बोलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट, फोर्थ कोऑर्डिनेट। ये तो समझ में आ रहा है। अब जो यहाँ पर दोनों बिंदु, दोनों जो रेखाएं हैं, दोनों जो अक्ष है जहां पर कटती है, इसको हम मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मूल बिंदु। और मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है? 0 0। और इस मूल बिंदु से अगर दाहिने तरफ x पर चलते हैं तो पॉजिटिव होता है, और बाएं तरफ x पर चलते हैं तो क्या होता है? निगेटिव। पता है ना सब लोगों को? और यहां से मूल बिंदु से ऊपर चलते हैं y अक्ष पर तभी पॉजिटिव होता है, और नीचे आते हैं तो क्या होता है? निगेटिव होता है। तो ये पॉजिटिव निगेटिव वाला समझ में आ रहा है कि दाहिने तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव, बाएं तरफ आएंगे तो निगेटिव, ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव, नीचे आएंगे तो क्या हो जाएगा? निगेटिव। अब अगर कोई बिंदु है, हम कहें कि इस बोर्ड पर एक हम बिंदु ऐसे खींच रहे हैं, बिंदु बना रहे हैं, तो बिंदु बनाएंगे तो इसी 4 को मैंने कहीं एक पड़ेगा, वह कहीं भी एक बिंदु बना दीजिए, जैसे बना दिए बिंदु। तो बिंदु किस कोऑर्डिनेट में पड़ा? फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। ऐसे हम खींच दिए बिंदु, सेकंड कोऑर्डिनेट में पड़, थर्ड कोऑर्डिनेट में पड़ा ना। यहाँ अगर लगता तो फोर्थ कोऑर्डिनेट में पड़ता, चतुर्थ चतुर्थांश में पड़ता। तो अब इस बिंदु की स्थिति क्या है, अगर हमको पता करना हो कि ये बिंदु कहाँ है, इसका लोकेशन क्या, स्थिति क्या है, तो इसके लिए हम यह देखते हैं कि यह जो बिंदु है वह मूल बिंदु से x अक्ष पर कितना दूरी पर है। देख रहे हैं? x अक्ष पर कितना दूरी पर है और y अक्ष पर कितना दूरी पर है। जैसे अगर हम कहें कि एक बिंदु है, एक बिंदु, और उसकी पहचान बतानी है। उसे क्या बताना है? पहचान। पहचान का मतलब क्या है कि वो कहाँ है, फर्स्ट में है, सेकंड में है, कि थर्ड में है, कि फोर्थ में है। तो बिंदुओं की जो पहचान होती है, उस बिंदुओं की पहचान को दिखाते हैं किससे? निर्देशांक से। किसे दिखाते हैं? निर्देशांक से। बिंदुओं की पहचान किससे होती है? निर्देशांक से। निर्देशांक मतलब निर्देशित करने वाला अंक। निर्देशांक मतलब क्या है? निर्देशित करने वाला अंक। और यह अंक, इसमें 2 अंक होते हैं, जैसे 3 4। हम कहें कि किसी बिंदु का निर्देशांक 3 4 है, तो इसका मतलब समझ रहे हैं क्या होता है? 3 4 का मतलब ना कि वह बिंदु जो है x अक्ष पर 3 पॉइंट गया होगा, मतलब कि 1 2 3, अब प्लस है तो प्लस की तरफ गया होगा, तो x अक्ष पर 3 पॉइंट, और y पर कितना गया होगा? 4 पॉइंट। तो 1 2 3 4 इस तरह से होगा, 1 2 3 4 इस तरह से होगा। यहाँ से
तो ये जो 3 4 है ये हमारा बता रहा है कि बिंदु एकदम यही होगा। अब क्या यहाँ पर लिख के 3 4 लिख सकते हैं? नहीं। एक तरह से कहे ना तो जो 3 4 है निर्देशांक है, ये बिंदुओं का एड्रेस है कि है कहाँ। हर आदमी का एक एड्रेस होता है ना, तो उसी तरह बिंदु का क्या है? एड्रेस है। हम इस बिंदु को देख करके बता सकते हैं कि वो कहाँ होगा, फर्स्ट में होगा कि सेकेंड में होगा कि थर्ड में होगा कि फोर्थ में होगा। तो बिंदु समझ गए कि बिंदु को जो दिखाने वाले निर्देशित करने वाले अंक होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? निर्देशांक बोलते हैं। इतना तो क्लियर है। इसमें जो पहला होता है ना इसको हम बोलते हैं भुज। पहला क्या बोलते हैं? और दूसरा को बोलते हैं कोटि। क्या बोलते हैं? कोटि। भुज और कोटि। भुज हमेशा जो है एक्स अक्ष पर होता है। किस पर होता है? एक्स अक्ष पर। और कोटि होता है कहाँ पर? वाई अक्ष पर। इसमें कोई दिक्कत, ये सब लिखाने वाली चीज नहीं है, ये 10th में 9th में पढ़े होंगे इस तरह का। तो भुज और कोटि समझ गए। अब अगर सोचिए कि केवल बिंदु दे दिया हो और उसको खींचना नहीं हो, आइए पूछ दे कि वो कहाँ स्थित है, फर्स्ट में है कि सेकंड में है कि थर्ड में है कि फोर्थ में है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो उसके लिए उसके चिन्ह को देखा जाता है। चिन्ह हम कहें कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में कोई भी बिंदु होगा तो उसको एक्स अक्ष के प्लस में चलना पड़ेगा, वाई अक्ष के भी प्लस में चलना पड़ेगा, तब ना यहाँ पर पहुंचेगा। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट का पहचान क्या हो गया? प्लस प्लस। हम कहें कि अगर कोई बिंदु यहाँ पर है तो यहाँ पर आने के लिए पहले उसको एक्स पर चलना पड़ेगा माइनस में, और फिर चलना पड़ेगा कहाँ पर? प्लस में। क्योंकि हमेशा हम पहले कहाँ पर चलते हैं? एक्स पर चलते हैं, और फिर कहाँ चलते हैं? वाई पर। अच्छा, इस पर अगर आना होगा उसको तो सबसे पहले एक्स पर ना चलना पड़ेगा, तो एक्स पर कहाँ चलेगा? लेफ्ट में चलेगा, माइनस। और वाई पर भी कहाँ चलेगा? नीचे चलेगा, तो नीचे भी वाई क्या होता है? माइनस। इसमें आना होगा तो पहले उसको एक्स पर चलना पड़ेगा, तो एक्स यहाँ पर प्लस हो जाता है, और तब आना पड़ेगा नीचे तो हो जाता है माइनस। देख रहे हैं कि नहीं? इसमें दो तो याद रखना है, प्लस प्लस और माइनस प्लस। अब बाकी इसका उल्टा, ये माइनस प्लस तो उल्टा प्लस माइनस, ये दोनों प्लस प्लस तो दोनों क्या हो गया? माइनस माइनस। तो ये जो आपके चतुर्थांश है, ये चतुर्थांश का ये पहचान है। प्लस प्लस अगर होगा तो बिंदु कहाँ होगा? फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। माइनस प्लस होगा तो कहाँ होगा? अगर हम कहें कि -3 -2, बताइए कहाँ होगा? तृतीय चतुर्थांश में होगा ना, थर्ड कोऑर्डिनेट में। अब 4 - 3 कहाँ होगा? चौथे में होगा। तो चिन्ह देख के बता सकते हैं ना, चिन्ह तो याद भी होगा। तो ये आपका हो गया कार्तीय तल। अब इस कार्तीय तल में अगर दो बिंदु हों, इस कार्तीय तल में दो बिंदु हो, क्योंकि शुरू हम लोग का जो लेसन है वो यहीं से हो रहा है। इस कार्तीय तल में दो बिंदु हैं, एक बिंदु इधर कहीं मान लीजिए, एक बिंदु इधर कहीं मान लीजिए, तो इसके कुछ ना कुछ निर्देशांक होंगे ना। ऐसा नहीं कि बिना निर्देशांक का होगा, कुछ ना कुछ तो निर्देशांक होगा। तो इस बिंदु का निर्देशांक हम मान लेते हैं x1 y1 इस बिंदु का, और इस बिंदु का निर्देशांक मान लेते हैं x2 y2। दो बिंदु हैं। अब प्रश्न ये कह रहा है कि मैंने शुरू हम लोग का यहीं से हो रहा है, तो नियम ये है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र हमको लिखना है। दो बिंदु के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करेंगे? तो अगर दो बिंदुओं के निर्देशांक आपके पास यहाँ पर है x1 y1 x2 और y2, और इसको मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b, तो यहाँ से ab का जो सूत्र बनेगा ab वो होगा रूट में, पढ़े होंगे इस तरह से, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, पढ़े है ना। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि x2 माइनस x1 ही रखेंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का भी होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये तो सूत्र पता है यार। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र है। अब कभी कभी ऐसा दे देता है ना, कभी कभी ऐसा लिख देता है, कह देता है कि एक रेखा है और इस पर रेखा पर कोई थर्ड बिंदु आ गया है। समझ रहे हैं? रेखा पर कोई क्या आ गया? थर्ड, तीसरा बिंदु आ गया। और जब तीसरा बिंदु रेखा पर आएगा तो वह बिंदु इस रेखा को दो भाग में डिवाइड करेगा ना, कुछ भाग ये कुछ भाग हो गया, कुछ भाग यह हो गया, समझ आ रहा है? तो वो पता है कि m रेशियो n, किस रेशियो में? m रेशियो n। इधर वाला m हिस्सा है, उधर वाला n हिस्सा है। उस कंडीशन में पूछे कि बताइए इस विभाजन बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? कुछ समझ में आ रहा है क्या हम कह रहे हैं? हम कह रहे हैं हमारे पास एक रेखा है, उस रेखा का जो निर्देशांक है, रेखा का जो जिस बिंदु से वो रेखा बना हुआ है, तो उसका निर्देशांक कितना दे रहा है? x1 y1
x2y2, x1y1 x2y2 दो बिंदु हो गए, दोनों को मिला दिया गया, एक रेखा बन गया। इसी को हम सरल रेखा कहेंगे। दो बिंदुओं को मिलाने वाली सीधी रेखा को क्या कहते हैं? सरल रेखा कहेंगे। अब इस रेखा पर एक तीसरा बिंदु हो गया C, और वह जब बिंदु C लिए तो इस रेखा को कितने भाग में डिवाइड कर दिया? दो भाग में। तो कुछ ना कुछ होगा ना अनुपात इसका, तो इधर वाला m हो गया, उधर वाला क्या हो गया? n हो गया। अब कोई पूछे कि इसका निर्देशांक बताइए, तो इसको बोलते हैं विभाजन बिंदु। कौन सा बिंदु बोलेंगे? तो अगर विभाजन बिंदु का निर्देशांक निकालना हो, विभाजन बिंदु का निर्देशांक, विभाजन बिंदु का निर्देशांक हम लोग को ज्ञात करना हो, तो इसके लिए क्या करेंगे? अब ध्यान से देखिएगा, इधर वाला अनुपात लेंगे m, तो इधर वाला निर्देशांक लेंगे, देखिएगा mx2, ठीक। आज जब इधर वाला अनुपात लेंगे ना, तो निर्देशांक इधर वाला होगा, तो nx1। अच्छा, जानते हैं कि निर्देशांक निकालेंगे तो यहाँ भी भुज और कोटि होगा, तो पहले x वाला लिखते हैं, फिर y वाला लिख देंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पर m लिया तो निर्देशांक उधर से लिया गया mx2, और n लिया गया तो nx1। अब बटा दोनों को जोड़ दीजिए m प्लस n, क्योंकि यही तो रेखा हमारा है टोटल। अब कामा, ये आपका भुज निकला है, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। और दूसरा देखिए, सेम चीज लागू होगा, m y2 प्लस n y1 बटा नहीं m प्लस n हो गया। तो ये आपका हो गया विभाजन बिंदु का निर्देशांक। यह x अक्ष वाला है, माने यह x अक्ष पर चला गया बिंदु है, यह y अक्ष पर चला गया बिंदु है। x अक्ष पर कितना आया होगा वह पता है, y पर कितना गया है वह यह है। समझ आ रहा है? अब सोचिए कि अगर C एकदम ठीक मध्य में हो जाए, एकदम मध्य में हो जाए, यदि हम यह मान लें कि यदि m इक्वल टू n, तो ये कब होगा? m इक्वल टू n हो जाएगा तो एकदम C बीच में ना हो गया, तो उस कंडीशन में तो वही विभाजन बिंदु का मतलब मध्य बिंदु हो गया। बस में रहे हैं। तो यदि m इक्वल टू n, तो वो तो मध्य बिंदु हो गया ना, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक। अच्छा, विभाजन बिंदु ही मध्य बिंदु है, ये भी ध्यान देना। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना होता है समझ लीजिए। m के बदले में भी n रख दीजिए, ध्यान से देखिए, m के बदले में क्या रख देना है? n। तो m के बदले में n रखेंगे तो nx2 प्लस nx1 अब बटा m के बदले में n ही रख रहे हैं, तो n अब प्लस n, तो n और n मिला के कितना हो जाएगा? 2n। कितना हो जाएगा? अब ऊपर से n कॉमन कर देंगे तो n कट नहीं जाएगा, तो बचेगा क्या? x2 प्लस x1 बाई 2 बचेगा, और उसी को हम लोग लिख देते हैं x1 प्लस x2 बाई 2। समझ आया? उसी प्रकार इधर भी होगा, यहाँ पर n रखेंगे, यहाँ पर भी n रखेंगे, यहाँ n रखेंगे तो n 2n, ऊपर से n कॉमन होगा तो n से n क्या हो जाएगा? कट जाएगा, तो y2 प्लस y1 बटा 2 बचेगा, उसी को लिखते हैं y1 प्लस y2 बटा 2। कुछ समझ में आ रहा है? तो यही विभाजन बिंदु का अगर अनुपात दे दे m/n, तो इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। और अगर कह दे कि मध्य बिंदु निकालिए, तो मध्य बिंदु का मतलब कि सीधा सीधा बीच में हो गया। अब m और n दोनों क्या हो गया? बराबर हो गया, मतलब m भी जितना है उतना ही क्या है? n है। तो उसको रखेंगे तो क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो ये तो हम लोगों का हुआ विभाजन बिंदु। तो ये हो गया दो बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र। ये हो गया किसके लिए? विभाजन बिंदु। और उसी में का ये अगर मध्य है तो मध्य बिंदु हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज और देखने को मिलता है कि अगर इसको मिटा दें, है मिटा दें इसको, चलिए ये तो हम लोग का हो गया, चाहे रहने दीजिए इसको। अब मान लीजिए कि इसमें कोई 3 बिंदु हमको मिल जाए, देख रहे हैं 3 बिंदु, और इनका निर्देशांक किस तरह से हो? x1 y1, x2 y2, x3 y3, इसका निर्देशांक किस तरह से हो? अब तब पूछे कि बताइए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, क्योंकि आप 3 बिंदु को मिलाएंगे और तीनों एक लाइन में, संरेख नहीं है। संरेख मैंने समझते हैं एक लाइन, संरेख मैंने एक ही रेखा में, तो एक ही रेखा में थोड़ी है, नहीं। तो 3 बिंदु को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? त्रिभुज बनेगा। तो अगर अच्छा, हम त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र भी पढ़े हैं, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई,
हीरोन फार्मूला पढ़े थे, रूट में s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये सब पढ़ लिया गया है ना। तो वहां पर भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ही निकाला गया था, और यहाँ पर भी हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ही निकालेंगे, लेकिन यहाँ पर हम निकालेंगे किसकी सहायता से, इन बिंदुओं के निर्देशांक की सहायता से। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है, ये आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है 1/2, कोष्टक में बताइए, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये तो सूत्र होता है। तो अगर त्रिभुज के तीनों बिंदु ज्ञात हो, त्रिभुज के तीनों बिंदु, हम लोग जब मैथ पढ़ेंगे ना, हम लोग जब मैथ पढ़ेंगे आव्यूह, तो आव्यूह में जब आव्यूह विधि से हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, आव्यूह और सारणिक जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसका डेरिवेशन कर देंगे, डिराइव हो जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पर डिराइव हम नहीं कर रहे हैं, केवल फार्मूला बता रहे हैं। डिराइव हम लोग जो मैथ शुरू करेंगे 12th का, तो वहाँ पर देख लेंगे। फिलहाल ये सूत्र पहले का जाना पहचाना फार्मूला है, ये पहले का पढ़ लिया है। तो 3 बिंदु ज्ञात हो तो आप इसका आराम से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं इस फार्मूले का प्रयोग कर। त्रिभुज का मतलब दिखा रहा है ना कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। 1 2 3 का कॉन्सेप्ट लगाइए ना, 1 2 3, फिर यहाँ पर 2 आ रहा है ना, यह 1 है तो ये कितना है 2 है, तो 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद फिर क्या आएगा 1 आएगा, तो 2 आ गया तो 3 हो गया, 3 के बाद आएगा 1, 1 के बाद 2। इसको लिखिए, बढ़िया कब आ रहा है। तो रेखा की ढाल, रेखा की ढाल, इसको बोलते हैं स्लोप ऑफ ए लाइन्स। स्लोप ऑफ ए लाइन, देखिए हम लोग देखते हैं स्लोप ऑफ लाइन, रेखा की ढाल। ढाल समझते हैं, ढाल माने झुकाव, अरे ढलान नहीं होता है, ढाल मतलब झुकाव। तो जैसे मान लीजिए कि ये आपका x अक्ष y अक्ष जो भी हम लोग मान रहे हैं कार्तीय तल है, यह आपका x अक्ष समझे, हाई क्या हो गया y अक्ष, ये आपका हो गया मूल बिंदु। अब कोई रेखा खींचा जाए, तो कोई रेखा खींचेंगे तो आप रेखा ऐसे खींच सकते हैं, ऐसे खींच सकते हैं, ऐसे खींच सकते हैं। मान लीजिए एक रेखा खींच दी इस पर हम, तो उस रेखा का अगर ढाल ज्ञात करना हो तो ढाल क्या है, ढाल मतलब झुकाव, देख रहे हैं, ढाल मतलब क्या, झुकाव। तो किसी भी रेखा का, ध्यान से परिभाषा सुनना, किसी भी रेखा का x अक्ष के धनात्मक दिशा से है, x अक्ष का धनात्मक दिशा है, यह कौन सा दिशा है, ऋणात्मक। तो धनात्मक मतलब कि इधर से लेना है, धनात्मक है, इधर से लेंगे तो क्या लेंगे, ऋणात्मक। समझ पा रहे हैं। अगर यहाँ है और ऐसे चल रहे हैं तो धन से न शुरू किए हैं तो धनात्मक दिशा है, और ऐसे है तो देख रहे हैं ऐसे, तो इधर क्या है, ऋण है, तो ऋण की तरफ से चलेंगे तो ऋणात्मक दिशा हो जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है, धनात्मक और ऋणात्मक। x अक्ष का धन किधर है, इधर न है, तो ऐसे चलेंगे तो धनात्मक दिशा हुआ। x अक्ष का ऋण इधर न है, ऐसे चलेंगे तो ऋणात्मक दिशा होगा। समझ आ रहा है। तो x अक्ष के धनात्मक दिशा से, x अक्ष से धनात्मक दिशा से जो बना कोण होता है, इसको क्या मान लेते हैं, थीटा। जो बना कोण होता है वही कोण, उसी कोण का जो टेंजेंट होता है, थीटा तो ठीक है, टेंजेंट मतलब टैन, उसी कोण का जो टेंजेंट होता है, टेंजेंट को हम क्या बोलते हैं, रेखा का ढलान बोलते हैं। टेंजेंट इसलिए लिया जाता है ना क्योंकि यह ढलान ज्ञात करने के लिए, यह ढलान ज्ञात करने के लिए आपको लंब और आधार की आवश्यकता पड़ती है। लंब और आधार, अरे टेन जानते हैं ना, टेन बराबर लंब बटे आधार। आप पाइथागोरस पर में लगाएंगे, यही निकालना होगा, तभी तो हमको यही चाहिए। कोण निकालने के लिए लंब और आधार चाहिए, तो इसलिए इसके हम टेंजेंट को क्या बोलते हैं, प्रवणता बोलते हैं। माने जो टेंजेंट है वही आपका क्या है, रेखा का ढाल है।
तो यहाँ पर ढाल अगर हम यह मान लें कि यहाँ पर जो कोण है वो थीटा है, तो थीटा का टेंजेंट ले लीजिए, वही टेंजेंट क्या हो जाएगा, वही टेंजेंट रेखा का ढाल हो जाएगा। और ढाल को हम बोलते हैं प्रवणता। क्या बोलते हैं? प्रवणता। ढाल को क्या बोलते हैं? प्रवणता। और प्रवणता को दिखाते हैं किससे? यम से। तो सूत्र बन जाता है यम बराबर tan थीटा। तो सीधा सीधा याद रखना है कि किसी भी रेखा का जो एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा से जो झुकाव होता है, उस झुकाव का टेंजेंट ही क्या कहलाता है? उस रेखा की प्रवणता कहलाती है, या उसका ढाल कहलाता है। जो झुकाव है वही ढाल है, सीधा से समझ जाओ। एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा से जो झुकाव है वही क्या है? ढाल है। कोई दिक्कत इसमें? तो यम का सूत्र क्या मिल जाएगा? tan थीटा। 30 डिग्री दिया है थीटा मतलब, तो लिख देंगे tan 30, और tan 30 का मान जो भी होता है उसको लिख देंगे, हम लोग का ढाल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? उसके बाद अगर मान लीजिए कि कोण नहीं दे, जैसे कोण नहीं दे, इस रेखा पर कोई दो बिंदु दे दे, ध्यान देना, कोण नहीं दे, इसी रेखा पर कोई भी दो बिंदु दे दे। जैसे मान लीजिए कि एक बिंदु दे दिया, एक यहाँ बिंदु दे दिया, को दिया इसका मान x1 y1 है, इस बिंदु का निर्देशांक, और इसका निर्देशांक x2 y2 है। अच्छा, कोण थीटा नहीं दे रहा है, दो बिंदु दे रहा है, उस कंडीशन में प्रवणता क्या होगा? तो लिखेंगे कि यदि रेखा पर स्थित दो बिंदु, रेखा पर स्थित दो बिंदु कौन कौन? x1 y1 तथा x2 y2 हो तो प्रवणता m = ये भी तो हो सकता है। तो अब ध्यान देना, प्रवणता हम दो बार हम लोग निकाल रहे हैं। एक बार कब? जब थीटा पता है तो थीटा पता है तो tan थीटा सूत्र लगा देंगे तो प्रवणता निकल जाएगा। अब मान लो थीटा नहीं दिया है, दो बिंदु दे दिया, तो जब दो बिंदु दे दिया रहेगा तो सिंपल है, m = y2 - y1 बटा x2 - x1 हो गया सूत्र प्रवणता का। तो प्रवणता के लिए दो सूत्र है। और ध्यान दीजिएगा कि 12th क्लास में जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर जब हम लोग पढ़ेंगे वक्र का ढाल, वक्र का स्पर्शी, वक्र के समांतर स्पर्श रेखा, इस तरह से कुछ पढ़ेंगे, तो वहां पर ये बहुत ज्यादा आएगा। तो ये एकदम इंपॉर्टेंट है क्लास 12th के लिए। वक्र जब हम लोग शुरू करेंगे ना, वक्र के स्पर्श रेखा के लंबवत रेखा, इस तरह से, तो वहां पर इसका बहुत ज्यादा उपयोग होगा। तो हम लोग रेखा की ढाल कितने कंडीशन में जान गए? दो कंडीशन में। कब? एक बार जब कोण ज्ञात रहेगा तो m बराबर tan थीटा लगा लेंगे, और एक बार अगर कोण नहीं ज्ञात है, केवल दो बिंदु दे दे, तो उस कंडीशन में कह देंगे कि m = y2 - y1 बटा x2 - x1। इसमें कोई दिक्कत? लिखिए इसको कि बीच का कोण देखिए, दो रेखाओं के बीच का कोण, दो रेखाएं अगर एक दूसरे को काटती हैं कहीं पर, दो रेखाएं, जैसे मान लीजिए कि एक यह रेखा हो गया ऐसे, एक यह रेखा इधर से जा रहा है, दो रेखाएं हो गई, तो यहाँ पर कट रही है ना, इसको बोलेंगे प्रतिच्छेद बिंदु। क्या बोलेंगे? प्रतिच्छेद बिंदु। तो दो रेखाएं हैं और दोनों रेखाएं एक दूसरे को ऐसे जाके काट रही हैं, तो यहाँ पर एक कोण बन रहा है। यही अगर कोण ज्ञात करना हो तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे? तो ध्यान से समझना। तो दो रेखाओं के बीच का कोण तभी ज्ञात होगा जब इन दोनों रेखाओं का प्रवणता ज्ञात होगा। दो रेखाओं का बीच का कोण तभी ज्ञात होगा जब इन दोनों रेखाओं का क्या ज्ञात होगा? प्रवणता ज्ञात होगा। ध्यान समझना, क्या ज्ञात करना है? प्रवणता ज्ञात करना है। तो इसका प्रवणता हम इस रेखा का प्रवणता मान लेते हैं m1 है। प्रवणता हम जानते हैं ना, tan थीटा, m बराबर क्या? tan थीटा। तो हम मान लेते हैं अच्छा, कोई भी रेखा खींचेंगे तो कुछ ना कुछ तो उसका प्रवणता होगा। एक अक्ष के धनात्मक दिशा से कुछ ना कुछ तो कोण बनेगा करेगा। अब भले यहाँ पर हम नहीं बना रहे एक अक्ष y अक्ष, इसका मतलब ये नहीं समझे कि नहीं बनेगा, होगा। तो इस रेखा का प्रवणता कितना हो जाएगा? m1। इस रेखा का हम मान लेते हैं m2। इसके बीच का कोण अगर हम यह माने कि थीटा है, तो इसका फार्मूला होता है tan थीटा = माड में m1 - m2 बटा 1 + m1 m2। तो दो रेखाओं की अगर प्रवणताएं ज्ञात हो, एक चीज ध्यान देना कि डेरिवेशन हम किसी का यहाँ पर नहीं पढ़ रहे हैं, सीधा सीधा फार्मूला ही पढ़ते जा रहे हैं। तो
दो रेखाएं अगर आपके पास हैं और दोनों रेखाओं की प्रवणताएं अगर ज्ञात हो, प्रवणताएं, तो प्रवणताएं मतलब झुकाव माने ढलान, तो दो रेखाओं का ढलान पता हो कि पहले रेखा का ढलान m1 है, दूसरे का ढलान m2 है, तो इसके बीच का जो कोण होगा थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू होता है m1 माइनस m2 बटा 1 प्लस m1 m2। अब मान लीजिए कोई इसमें दो कंडीशन बन जाते हैं, दो कंडीशन इसमें बनता है। फर्स्ट कंडीशन यह बनता है कि दोनों रेखाएं अगर परस्पर लंब हो तो क्या होगा, दोनों रेखाएं परस्पर क्या हो, लंब हो, तो दोनों रेखाएं परस्पर लंब होंगी तो एकदम सीधा हो जाएगा, कोण इसके पीछे 90 डिग्री ना हो जाएगा। तो दोनों रेखाओं के लंब होने की स्थिति में, रेखाओं के लंब होने की स्थिति में, रेखाओं के लंब होने की स्थिति में क्या हो सकता है बताइए। दोनों रेखाओं के लंब होने की स्थिति में, लंब होने की स्थिति में tan 90 हो जाएगा, tan 90 इक्वल टू m1 माइनस m2 बटा 1 प्लस m1 m2, इन होगा। और tan 90 मतलब क्या लिख सकते हैं, sin 90 बटा cos 90, m1 माइनस m2 बटा 1 प्लस m1 m2, पलट दिया जाए, पलट दिया जाए, cos 90 बटा sin 90, तो 1 प्लस m1 m2 बटा m1 माइनस m2। cos 90 कितना होता है, cos 90 0 होता है और sin 90 1 होता है, तो 0/1 तो 0 होता है। अच्छा ऊपर क्यों पलटे इसको, साइन बटे कॉस किया है ना, तो कॉस 90 नीचे अगर 0 कर देगा ना तो मान इनफाइनाइट हो जाएगा, बात समझ रहे हैं। तो इनफाइनाइट ना हो इसलिए इसको हम क्या कर दिए हैं, पलट लिए हैं। तो अब क्या हो गया ये 0, अरे 0 बटा 1 0 और 1 प्लस m1 m2 बटा m1 माइनस m2, इसको भेज देंगे इधर 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 प्लस m1 m2 तो बचेगा, अब बराबर क्या बचेगा 0, तो यहाँ से m1 इंटू m2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा -1। मतलब कि दो रेखाएं अगर परस्पर लंब हैं तो उनके प्रवणताओं का गुणनफल कितना आएगा -1। तो हमको दो रेखाएं अगर लंब सिद्ध करना होगा ना तो हम इतना ज़्यादा नहीं घूमेंगे, हम सीधे उनका प्रवणता निकालेंगे, आप प्रवणताओं को गुणा करके कितना दिखा देंगे -1, और समझ जाए कि लंब क्या सिद्ध हो गया। समझ आ रहा है कुछ, प्रवणताओं को क्या कर देना है, उनका गुणनफल कितना दिखाना है -1। अच्छा अगर दोनों समांतर हों तो कोई कोण नहीं बनेगा, अरे ना कटेगा ना कोण बनेगा। तो समांतर होने की स्थिति में, सेकेंड कंडीशन देखें, समांतर होने की स्थिति में, समांतर होने की स्थिति में थीटा तो 0 हो जाएगा, नहीं जी कोई कोण ही नहीं बनेगा। तो tan 0, और tan 0 का मान कितना होता है, हाँ tan 0 का मान 1, अरे tan 0 मतलब sin 0 बाई cos 0 0 होता है, tan 0 मतलब क्या होता है 0 होता है, और tan 90 ना इनफाइनाइट होता है। तो इनफाइनाइट यहाँ को देख लें, इनफाइनाइट भले ले आए हैं लेकिन इसको पलट के 0 कर ले, यहाँ भी इनफाइनाइट क्यों नहीं रख सकते हैं, इनफाइनाइट रख देंगे तो अपरिभाषित हो जाएगा, अपरिभाषित में निकालें क्या, इसका कोई मतलब नहीं है। तो समांतर होने की स्थिति में tan 0 इक्वल टू m1 माइनस m2 बटा 1 प्लस m1 m2, tan 0 का मान 0 का दिमाग लगा, tan 0 का मान 0, ये इधर भेजेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, केवल बचेगा m1 माइनस m2 इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा m1 इक्वल टू m2। तो ये दो कंडीशन याद रखेंगे, अगर दोनों रेखाएं परस्पर समांतर हैं तो दोनों का प्रवणता बराबर होगा, और अगर दोनों रेखाएं परस्पर लंब हैं तो उनके प्रवणताओं का गुणनफल कितना होगा -1, याद रहेगा। ये दो कंडीशन ध्यान रखना है। अगर इसमें कोई कंडीशन नहीं दिया है, कह रहा है कि केवल दोनों रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात कीजिए, तो इस सूत्र का प्रयोग कर लेंगे। माड इसलिए लगा दिए क्योंकि माइनस निकलेगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि m1 कम हो जाएगा m2 ज़्यादा हो जाता है, तो घटाएंगे तो माइनस ना हो जाएगा, तो माइनस को नहीं रखना है, उसको उसका माड ले लेंगे, माइनस क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा।
ये लाइन समझ में आ रहा है? बस केवल इसका डेरिवेशन हम लोग नहीं किए हैं कि वो आया कहाँ से, नहीं जी, डेरिवेशन नहीं हुआ है। डेरिवेशन हम करके दिखा दे रहे हैं, पहले आप इसको लिख लीजिए, डेरिवेशन हम दिखा दे रहे हैं। देखिए 3 बिंदुओं की संरेखता, 3 बिंदुओं की संरेखता। 3 बिंदुओं की संरेखता का मतलब क्या है कि 3 बिंदु संरेख कब हो सकते हैं? जैसे मान लीजिए कहीं पर दे दे 3 बिंदु संरेख का मतलब ना कि तीनों बिंदु एक ही लाइन में हो, माने एक ही रेखा में हो, इसको क्या कहेंगे? 3 बिंदु संरेख है। लेकिन इसको सिद्ध कैसे करेंगे? तो 3 बिंदु अगर कोई दे दे x1 y1, x2 y2 और x3 y3, कह दे कि सिद्ध कीजिए कि तीनों बिंदु संरेख हैं, तो अगर तीनों बिंदु संरेख हैं तो इससे त्रिभुज नहीं बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा। तो 3 बिंदु अगर संरेख हैं तो इससे त्रिभुज नहीं बनेगा, तो नहीं बनेगा तो क्षेत्रफल 0 होगा। जब त्रिभुज बनबे नहीं करेगा तो क्षेत्रफल क्या होगा? 0 होगा। तो अगर 3 बिंदु को संरेख सिद्ध करना है तो आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि इनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 0 होगा। एक तो ये तरीका है कि 3 बिंदु संरेख सिद्ध हो जाए। क्या करेंगे कि जो भी आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल है 1/2 x2 y2 - y3 वाला सूत्र में सब बिंदु को क्या रख देंगे और लास्ट में हल करेंगे ना तो कट के सब क्या आ जाएगा? 0। तो अगर तीनों एक लाइन में रहेगा तो कभी कुछ होगा नहीं करेगा, हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा। तो एक तो वो तरीका सिद्ध करने का। दूसरा यह है कि आप किसी भी 2 बिंदु को लेकर के प्रवणता निकाल दीजिए। किसी भी 2 बिंदु क्या लेकर निकालिए? प्रवणता। जैसे मान लीजिए कि इन 2 बिंदुओं को लेकर के एक प्रवणता निकाल दिया गया और फिर इन 2 बिंदुओं को लेकर के प्रवणता निकाल दिया गया और दोनों प्रवणता अगर बराबर आ जाता है तब भी हम कह सकते हैं कि रेखाएं कैसी है? संरेख। जो आपका बिंदु है वो कैसा है? संरेख है। एक ही रेखा पर न है तो हम जैसे एक ही रेखा पर है, इसका मतलब क्या है कि इस रेखा का प्रवणता चाहे किसी भी तरीके से निकालिए एक ही आएगा। जैसे ये रेखा है तो इस रेखा का प्रवणता चाहे कैसे भी निकालेंगे तो बदलेगा नहीं ना, हमेशा तो बराबर ना आएगा। तो इस पर अगर 3 बिंदु दिया गया है, 3 बिंदु, तो चाहे इस 2 बिंदु को लेकर प्रवणता निकालिए वही आएगा, इस 2 को लेकर निकालेंगे वही आएगा, चाहे इसको लेकर निकालेंगे तब भी वही आएगा। तो ये भी वो सिंपल तरीका है कि 2 बिंदुओं को लेकर के प्रवणता निकाल दीजिए और 2 बार निकालिए। एक बार इन दोनों को लेकर निकाल दीजिए, एक बार इन दोनों को लेकर निकाल दीजिए और दोनों प्रवणताएं क्या आ जाएंगी? बराबर आ जाएंगी। और जब बिंदु पता हो तो प्रवणता के लिए सूत्र पढ़े हम लोग y2 - y1 बटा x2 - x1, इन दोनों को लेकर निकाल दिया गया और फिर एक बार इन दोनों को लेकर निकाल देंगे तो y3 - y2 बटा x3 - x2। अरे इन दोनों को लेकर निकाले हैं, पहले इन दोनों को लेकर प्रवणता निकाल दिए और फिर इन दोनों को लेकर निकाल दिए, दोनों क्या आ जाएगा? बराबर आ जाएगा। कब आएगा? अगर संरेख होगा तो बराबर आ जाएगा और नहीं संरेख होगा तो बराबर नहीं आएगा। तो ये चीज याद रखना है कि 3 बिंदु संरेख कब हो गए? जब इनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा, या उन तीनों बिंदुओं में से 2-2 करके हम प्रवणता निकालेंगे तो दोनों प्रवणताएं क्या आएगी? बराबर आएंगी। तो दोनों तरीके में से किसी भी एक तरीके का प्रयोग करके बिंदुओं की संरेखता को सिद्ध कर सकते हैं।